जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपना यहाँ पे माइंड मैप की एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम लोग हर एक सब्जेक्ट का संपूर्ण रिवीजन करते हैं, ठीक है, विद शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में आपकी भारी डिमांड पे मैंने इंग्लिश का माइंड मैप तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान देना कि बहुत ध्यान से सुनना चीज़ों को, ठीक है ना। अगर लिखने में, लिखावट में कहीं आपको मिस्टेक लगती है, इग्नोर करके बातों को सुनेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे और आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आ जाइए, देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, एक चीज़ ये ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम ज़्यादातर आती है। ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके आता है सीटेट में। ठीक है, तो इस चीज़ से आप अपने जो हिंदी में पढ़े हो उससे रिलेट करने की कोशिश करना, तो जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपका आता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या होती है? तो ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? एक वे होता है आप कम्युनिकेशन का, जिससे कि हम अपने थॉट्स को सामने वाले पर्सन को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरी इंग्लिश में बात करूं तो द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल। तो जो हम लोग क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे मेरे अंदर कोई विचार पनपा तो मैंने उसको क्या किया, रिटन फॉर्म में लिया, आपको उसे दे दिया, ठीक है ना, आप उससे समझ गए। या मैं अपने थॉट्स को आपको बोल करके बता रहा हूं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है भाषा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जो है इंग्लिश में कुछ फैक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो कुछ फैक्ट आते हैं जिसको कि आपको याद रखना है। जैसे पहला फैक्ट आप क्या हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं की यानी कि लैंग्वेज कितनी ली गई है, तो ये 22 का जिक्र है। ठीक है, ये याद रखोगे। एक तो कौन सा स्केड्यूल में है, स्केड्यूल का मतलब होता है, आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें अनुसूचियों का जिक्र है, ठीक है ना। तो ये 8वीं अनुसूची पे है, क्या, भाषा जो है यानी कि लैंग्वेज किस पे है, कौन से स्केड्यूल पे है, 8th स्केड्यूल में है। ठीक है, यहां तक समझ गए, वेरी नाइस। अब एक आता है टोटल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। अपने भारतवर्ष में टोटल जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपकी 1600। कितनी है? 1600 लैंग्वेज। ठीक है, ये याद रखोगे, ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पे तौर की बात करें तो हिंदी को मान्यता दी गई है, और जो इंग्लिश होती है ये सहभाषा के लिए है, कोऑपरेटिव की तरह लैंग्वेज है ये, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों भी अगर मिलता है तो आप इसको वरीयता देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। एक आपका आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। तो ये जब इंग्लिश में आ जाता है ना तो ये स्क्रिप्ट से लिख के आ जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, इसके दो मुझे आंसर्स मिले थे, एक तो कहीं कहीं 13 लिखा हुआ है और कहीं 66 है। तो आप लोग अपना एनालिसिस कर लेना कि आपके ऑप्शन में किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, उस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहां तक बातें समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। अब अगर हम बात करें कि हमारे इंडियन लैंग्वेज की जो फैमिली है, ठीक है ना, वो इंडो यूरोपियन है, ठीक है ना। कौन सी है? इंडो यूरोपियन फैमिली है। अपने भारतवर्ष में जो भाषा यूज किया जाता है, लगभग 78% लोग इंडो यूरोपियन फैमिली की रिलेटेड जो भाषाएं प्रचलित हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट है, इनको बस ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लैंग्वेज का जिक्र है, तो आर्टिकल 343 में है, ठीक है, ये याद रखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कई बार कुछ लिपि के बारे में डायरेक्ट पूछ लेता है वो, ठीक है ना, पर ये हिंदी में नहीं लिखा है, ये मैं आपको समझाने के लिए चीजें लिख रखा है, तो ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ आएगा कि हिंदी स्क्रिप्ट से है, इंग्लिश में ये बातें लिखी होंगी इस तरह से, देवनागरी, गुरुमुखी, इस तरह से लिखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो हिंदी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिपि बताया ना, तो हिंदी स्क्रिप्ट क्या होती है? देवनागरी, याद रखोगे। अगर बात करेगा इंग्लिश स्क्रिप्ट की तो क्या याद रखोगे? रोमन लिपि में होती है ये, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि है, ठीक है, ये रोमन होता है, ये आपको पर इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना रखा कि आपके दिमाग पे चीजें याद रहें बस, ठीक है ना। अच्छा, आपसे उर्दू की स्क्रिप्ट पूछ लेता है तो उस उर्दू की जो स्क्रिप्ट होती है वो फारसी होती है, पंजाबी की जो होती है वो गुरुमुखी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख के आएगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी स्क्रिप्ट देवनागरी, इंग्लिश स्क्रिप्ट रोमन होती है, उर्दू की क्या होती है? फारसी स्क्रिप्ट होती है, पंजाबी स्क्रिप्ट क्या होती है? गुरुमुखी होती है। याद रखोगे इतनी चीजें, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब आपका पूछा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज से, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। क्लासिकल लैंग्वेज,
अगर अभी तक हम बात करें, जो 7 जुलाई तक पेपर आया था, वहां तक वरीयता दी गई थी कितने की, 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं, जिसमें आपके आते हैं कौन से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया और संस्कृत, ये 6 शामिल थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 24 पे हुई थी, मतलब 2004 में हुई थी, ठीक है ना, 2004 में हुई थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लेना कि हिंदी जो है आपकी क्लासिकल भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि विच वन इज नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासिकल लैंग्वेज, तो कौन से सेलेक्ट कर लोगे, अगर हिंदी रहेगा तो इसे सेलेक्ट कर लेना। यहां तक समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। लेकिन अब क्या हुआ, 5 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है, किसमें, क्लासिकल लैंग्वेज में, ठीक है। कब, ये 2024 आई थिंक अक्टूबर में जोड़ा गया है। अगर आपका पेपर इस पैटर्न पे बनाता है, पीवीएस पीवाईक्यू को नहीं फॉलो करता है, तो अगर आंसर देगा मान लो 6 और 11 दोनों देता है, तो आप 11 चुन लेना, क्योंकि अब जो क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है टोटल 11 हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखना। अब वो जो 5 नई जुड़ी है उनके नाम भी देख लो। आपकी मराठी जुड़ी हुई है, और कौन सी, प्राकृत भाषा जुड़ी हुई है, पाली जुड़ी हुई है, असम की भाषा जुड़ी हुई है, और बंगाली जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये 5 भाषाएं नई जुड़ गई हैं आपके किसमें, क्लासिकल लैंग्वेज में। तो ये याद रखोगे, इतना समझ आ गया, बस इतना इनफ है, इसी से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे आता है इंग्लिश लेटर्स एंड इंग्लिश साउंड से आता है, ठीक है ना। इंग्लिश लेटर की बात करें तो आप सबको पता होगा, इंग्लिश में हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है। अच्छा, उसके बाद आता है इंग्लिश साउंड की बात करता है, जिसको फोनिम्स भी बोला जाता है। आपके क्वेश्चन में या तो इंग्लिश साउंड से लिख देगा, साउंड लिख देगा तो आप तो पहचान जाओगे, आसान लगता है। लेकिन वहीं जब फोनिम से लिख देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम आ गया। तो इंग्लिश फोनिम्स देखो, जो पहले से पढ़े उनके लिए तो आसान है, जो पहली बार दे रहे होंगे उनके थोड़ा टफ लगेगा। तो देखिए फोनिम्स क्या है, इंग्लिश साउंड को ही फोनिम्स बोला जाता है। तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश मतलब फोनिम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कितना बताओगे आप, 44, कितना, 44 होती हैं फोनिम्स, इतना समझ गए। जिस उन 44 में 20 तो वोवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है ना, स्वर जो ध्वनियां होती है, हिंदी में भी समझ लो कोई बात नहीं है, 20 वोवेल साउंड होते हैं प्लस 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ये याद रखोगे। इतना बस फैक्ट वाली बात इतना याद रखना था। अब आगे आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए हम समझने वाली चीजों पे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज आ, पहली बात तो ये याद रखना कि इंग्लिश एक केवल क्या है, ऑब्जर्वेशन यानी कि सेकेंड लेवल लैंग्वेज है, सेकेंडरी लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसको बहुत ज्यादा वरीयता नहीं है, सेकेंडरी पे रखा गया है, ठीक है ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज आ ऑब्जर्वेशन या फिर सेकेंड लैंग्वेज होती है, ये याद रखोगे, L2 में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसने इसको लेकर के क्या बात कही है, एनसीएफ ने दूसरी बात कही है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मल्टीलैंग्वेज यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल क्यों है, क्योंकि हर जगह पर उपलब्ध है। आप देखोगे कहीं पे भी चले जाओ तो इंग्लिश का इस्तेमाल मिलता है, तो इसलिए एनसीएफ ने इसको एक नाम और दिया है, कौन सी, ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से दे देगा क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज ग्लोबल लैंग्वेज या फिर मल्टीलैंग्वेजुअल, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा मल्टीलैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए, तो क्यों बोलते हैं इसको ग्लोबल, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। दूसरी, अपने भारतवर्ष में ये कैसी है, एज अ सेकेंडरी यानी कि सेकेंड लैंग्वेज की तरह आती है। यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक टॉपिक और आता है आपका, क्या कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंग्लिश की जिक्र करें, इंग्लिश क्या है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट का मतलब होता है जो सपोर्टिव, जो सहयोगी भाषा हो, ठीक है, याद रखोगे यह बात। ये एज ए कैसे है, एसोसिएट, वहां पे सहयोगी नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये बातें सुनोगे, ये स्क्रीन देखोगे ना, तो वहां एकदम से याद आ जाएगा, अच्छा एसोसिएट का मतलब सहयोगी था, ठीक है ना। तो आप तुरंत सेलेक्ट कर लोगे कि इंग्लिश कैसी है, मुख्य भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, ऑफिशियल में हिंदी इंग्लिश दोनों को कंसीडर किया जाता है, बट इंग्लिश को कैसे किया जाता है, एज ए एसोसिएट, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए, अगर हम बात करें हमारे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है, तो ऑफिशियल हमारे इंडिया में हिंदी को माना जाता है, ठीक है।
अगर कहता है नेशनल लैंग्वेज कौन है, तो एक बात ध्यान रखना, हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो हो जाएगा, कोई भी लैंग्वेज नेशनल नहीं है, इतना समझ गए, वेरी नाइस। और एसोसिएट ऑफिशियल तो हमने बता ही दिया आपको कि एसोसिएट ऑफिशियल अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश को, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो हमने इंग्लिश को एज ए सेकेंडरी या फिर एसोसिएट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, ये किस एक्ट के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। तो एक एक्ट आया था इन 1963, यानी कि 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, जिसको कि शॉर्ट में ओला नाम से फेमस है। क्या, OLA मींस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना। इसके तहत क्या था, ये इंग्लिश को एज ए एसोसिएट लैंग्वेज हमने रखा था, ठीक है, इतना बस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसकी, जो लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा के क्या क्या गुणधर्म होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है ना। तो देखिए भाषा के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहले कि ये आर्बिट्री होती है, ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो सेलेक्ट कर लेना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज देगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक नहीं होगा, या फिर 3 ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, एक होगा। तो इसमें कुछ आपको मैं बता देता हूं, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। पहला जो आपका आ जाएगा आर्बिट्री आ जाएगा, कि लैंग्वेज कैसी होती है, आर्बिट्री होती है, ठीक है ना। दूसरी कैसी होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारी क्या होती है, सिंबलों पे भी डिपेंड होती है, सिंबॉलिक भी होती है। भाषा यानी कि लैंग्वेज कैसी होती है, वोकल भी होती है, कि आम बोलचाल की भी होती है, ठीक है ना। दूसरा अगला क्या है, सोशल भी होती है, कि भाषा को हम समाज से भी सीखते हैं, ठीक है ना, कि समाज में कैसी चीजें बोली जानी है, वो जो भाषा होती है वो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ठीक है ना। और इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कल्चरल होती है, जो भाषा हमारी कल्चरल होती है, मतलब आप किसी ऐसे संस्कृति में चले जाओ जहां पर अलग तरीके की भाषा बोले जाए, जैसे यूपी बिहार के बहुत उधर अगर चले जाओ या फिर साउथ के साइड चले जाओ, तो उनके कल्चर के हिसाब से भी लैंग्वेज को वरीयता दी गई है, ठीक है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप कौन सा आ जाएगा, कल्चरल भी आ जाएगा। डायनेमिक होती है, डायनेमिक का मतलब होता है भाषा फिक्स नहीं होती है, चेंजेबल होती है, समय की जरूरत और नीड के हिसाब से क्या होती है, चेंज हो जाती है, डायनेमिक होती है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेटिव होती है, आम बोलचाल में भी तो हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, भाषा का, लैंग्वेज का, ठीक है ना। कम्युनिकेटिव से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं और बताना चाहूँ तो एक डेफिनेशन याद रख लेना कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर शेयरिंग थॉट्स। लैंग्वेज को एक साधन के रूप में माना गया है अपने विचारों को साझा करने के लिए। जैसे मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं कि मुझे आप लोगों को माइंड मैप की क्लासेस करानी है, उसमें इस तरह से पढ़ाऊंगा, उन विचारों को किस यंत्र या किसके माध्यम से, किस साधन से, किस टूल से मैं आपको भेज रहा हूं, ये जो मेरे मुख से भाषा निकल रही है या जो एक्सप्लेनेशन की भाषा है, फिर वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है ना। तो ये समझ गए कि ये हेडिंग पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कई बार कि लैंग्वेज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यही पता, इतना इनफ है कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर शेयरिंग द थॉट्स, समझ गए। अच्छा अब देखिए एक होता है साइन लैंग्वेज भी होता है। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आप इशारों से चीजें समझा देते हो, जैसे किसी से कहना है बहुत दूर है आवाज नहीं आ रही है, उससे कहते हो कि भाई 500 रुपए है क्या, तो यूं यूं करते हो ना कि 500, तो वो समझ जाता है कि अच्छा 500 रुपए की बात कर रहा है, या फिर कहते हैं इधर आ जाओ या इधर चले जाओ। ये साइन लैंग्वेज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट, गेस्चर, पोस्चर या फिजिकल अटेंशन देते हैं, शरीर के हिसाब से अटेंशन देते हैं किस तरीके से, तो इसे बोला जाता है साइन लैंग्वेज, समझ गए। चलिए यहां तक समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ओला एक्ट भी समझ गए 1963 का। अच्छा अब आ जाता है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। एक होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। इस बहुत आसान में समझाऊंगा, ठीक है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब आप कोई चीज सीखते हो तो नियम कानून लगा के सीखते हो, बिल्कुल व्याकरण से, कर्ता कर्म ये सब फॉलो करके सीखते हो, तो ये आपके किसके अंदर आती हैं चीजें, लर्निंग में। मतलब जो सिस्टमेटिक ढंग से चीजें की जाए उसे लर्निंग बोल देना, ठीक है। भाषा सीखते टाइम, मतलब देखो इंग्लिश आपको सीखनी है तो आप क्या करोगे, पहले आपको लैंग्वेज उसकी सिखाई जाए, मतलब उसका ग्रामर सिखाया जाएगा, सारे रूल्स बताए जाएंगे, फॉर्मल वे में सिखाया जाएगा। आपको एक्टिव रह के सीखना पड़ेगा कि अच्छा अच्छा गलती ना हो जाए, पहले दैट लगाएं या दीज लगाएं, ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तब सीख पाओगे। जरूरत पड़ने पर आपको टीचर हायर करना पड़ेगा या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड अगर जब आप ज्यादा एफर्ट डालते हो तो वो सब कुछ आ जाता है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के अंदर,
ठीक है ना। अगर हम बात करें एक्वाजिशन, तो एक्वाजिशन क्या होता है जानते हो? अर्जन, हिंदी में मैंने पढ़ाया था अधिगम और अर्जन, भाषा का अधिग्रहण करना और एक होता है अर्जन करना। अर्जन से मतलब होता है एक्वाजिशन, मतलब इंग्लिश समझो, आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा वर्ड। एक्वाजिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी लैंग्वेज को विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है ना, यह एक एफर्टलेस प्रोसेस होता है। जैसे मान लो हम घर पे रह रहे हैं, हमारे घर पे भोजपुरी बोली जा रही है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं, कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं है। घर में चाचा पापा बोल रहे हैं, वही सुन के बच्चा बोलने लग जाता है, तो वो उसको बोलते हैं कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। तो लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ एक इन्वायरमेंट चाहिए होती है। हम इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसको इंग्लिश में समझ लो क्या क्या होता है। आपको देगा कि लर्निंग में ऑप्शन देगा तो क्या क्या रहेगा आपका, कि फॉर्मल वे में की जाती है, मतलब एक सैद्धांतिक तरीके से की जाती है, स्टेप वाइज, ये होता है फॉर्मल वे, ठीक है ना। दूसरा कि कॉन्शियस से की जाती है, आपको चेतन रहना होता है, अचेत मन से नहीं होगा कि आप सोए हो तब भी कोई बुलाया कि क्या कर रहे हो, सो रहा हूं, तुरंत नहीं जवाब दे पाओगे। इंग्लिश में आपको सोचना पड़ता है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको कहेगा कि लर्निंग क्या होती है, एफर्टलेस है, ये एफर्ट करना पड़ता है, लर्निंग के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाकर के सीख पाते हैं, ठीक है ना। और क्या यह एक सिस्टमेटिक वे से सीखने की चीजें हैं। और ज्यादातर लर्निंग किसकी की जाती है? L2, यानी कि L2 एक टारगेट लैंग्वेज होती है। अब टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, कई बार तो ये डायरेक्ट पूछा है। टारगेट लैंग्वेज वो होती है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल हो, ऑफिस में इस्तेमाल हो, उसे टारगेट लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी होती है? L2 में आती है। तो अगर आपसे कहता है कि टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है या लर्न किया जाता है, तो आप बोलोगे कि इसकी लर्निंग होती है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना पड़ता है। समझ गए इतना? वेरी नाइस। अब हम कुछ विशेषताएं एक्वाजिशन की समझ लेते हैं। लर्निंग एक्वायर करने का मतलब है कि इट इज अ फ्रॉम इन्वायरमेंट। हम कहां से सीखते हैं? अपने आजू बाजू में जो भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं वहां से डायरेक्ट क्या करते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। समझ गए? अच्छा, इसका कोई नियम कानून नहीं होता, ये इनफॉर्मल वे से सीखा जाता है। अर्जन जो होता है, मतलब कि एक्वाजिशन जो होता है इनफॉर्मल वे में हो जाता है। समझ गए? अच्छा, दूसरा एक्वाजिशन का क्या होता है? ये सब कॉन्शियस प्रोसेस में होता है, इसके लिए बहुत चेतन में नहीं रहना होता है। ये डायरेक्टली आप सोए भी हो, कोई जगह करके बोला चलो मैच खेलने चलते हैं, आपको समझने या सोचने में कोई टाइम नहीं लगेगा, धड़ से खड़े हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये आपने जो भाषा है, जो आपका दोस्त बोल के गया है, वो बिल्कुल और बिल्कुल कौन सी हो गई? सब कॉन्शियस प्रोसेस से आपने सीख लिया, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। तो एफर्टलेस कौन सी होती है? एक्वायर करना है। ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज किया हूं मैं? ये दोनों वर्ड आपको लैंग्वेज सिखाने के परिप्रेक्ष्य में यूज हुआ है, ठीक है ना, कि आप लैंग्वेज को कैसे कैसे सीखते हो। दो तरीके से, एक लर्निंग किया जाता है, एक एक्वायर किया जाता है, ठीक है ना। एक्वायर में कोई एफर्ट नहीं डाले, एफर्टलेस हो गया। इसमें ज्यादातर L1 आती है। L1 से मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज 1, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज, या फिर इसी का दूसरा सिनोनिम्स होता है नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग। जो हमारी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वो हमारी कैसे, क्या मदर टंग को एक्वायर किया जाता है? हाँ, मदर टंग को एक्वायर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मोर देन 2 लैंग्वेज आर एक्वायर? बिल्कुल, आप एक से अधिक लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे सपोज आज आप यूपी के किसी गांव में रह रहे हैं, तो आपने एक्वायर कर लिया वहां की भोजपुरी, आपको जाना पड़ गया पंजाब साइड, मान लो कुछ दिन आप पेरेंट्स या किसी के साथ पंजाब में रहे, तो आप पंजाबी को भी एक्वायर कर लोगे। वहां सीखोगे नहीं कि क्लासरूम में जाकर के सीख रहे हो, उसको सुन सुन करके लोगों से आप एक्वायर कर लोगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि पूछा गया था सीटेट में कि 2 लैंग्वेज आर एक्वायरिंग आर नॉट, तो आप बोलोगे यस, एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप अब आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। वैसे इसके 2-4 और हैं, तो वो अपने आप देख के समझ जाओगे अगर आप अंडरस्टैंड कर गए चीजों को, तो ठीक है ना। अब आपको आता है कि जो आप सीखता है, बच्चा जो सीखता है, मतलब एक्वायर करता है लैंग्वेज के, उसके क्या क्या स्टेज है, कब क्या सीखता है। तो आपसे पूछता है स्टेज ऑफ एक्विजिशन, यहां पे साथ में लिखते चलो, चाहे ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज एक्वायर करने की क्या क्या स्टेज है। अब देखो, कई सारी स्टेजेस से होकर के बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है। पहली स्टेज उसकी होती है कुइंग बोलते हैं इसको, COOING, कुइंग बोलते हैं। क्विंग का मतलब हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्विंग मतलब जैसे आप देखेंगे बच्चा पैदा हुआ 5-6 हफ्ता का होता है ना, इस तरह के आवाज निकालना शुरू करता है, मतलब कूकने की आवाज आती है, तो क्विंग होता है। आपको टाइम पूछेगा कितना होता है? 6 सप्ताह के लगभग, ठीक है, याद रखोगे। दूसरे जब स्टेज में वो आता है
सीखने की लैंग्वेज, दूसरे में वो भी बलबलिंग, उसको बोलते हैं बबलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में आपको बबलिंग लिख के आएगा, हिंदी में आएगा तो बलबलाना आएगा, ठीक है ना, बबलाना, ठीक है ना। तो वो ये लगभग 6 महीने का बच्चा करने लग जाता है बैबलिंग, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग सुनते होंगे घर में छोटा बच्चा होगा पाप पाप मम मम इस तरीके से होता है ना, तो थोड़ा बैबलिंग करता है, 6-7 महीने का होता है, तो वो दूसरी स्टेज होती है लैंग्वेज सीखने की। जब वो तीसरी स्टेज इसकी क्या होती है लैंग्वेज एक्वायर करने की, ठीक है ना, वो वन वर्ड स्टेज आ जाती है। वन वर्ड मतलब कि अब बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो वो लगभग एक शब्द बोलने लग जाता है, एक वर्ड बोलने लग जाता है। जैसे पप्पा, मम्मा, डड्डा, इस तरीके से एक वर्ड बोलता है 1 साल का बच्चा। यहां तक समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। उसके बाद अगले स्टेज में आ जाता है 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं। इसमें लगभग और लगभग 1.5 साल की उम्र में बच्चा हो जाता है और वो 2 वर्ड बोलने लग जाता है। जैसे बोलेगा मम्मा दुद्दू, ठीक है ना, पप्पा आया, इस तरीके के वर्ड वो 2 वर्ड बोलने लग जाता है। कब? ये 18 से 24 मंथ ऑप्शन दे सकता है या आपको 1.5 वर्ष दे सकता है। इस तरीके से आप पहचान लेना, ठीक है ना। तो आपको वर्ड, ये बेसिक देखो, मेरा इस क्लास में यही समझाने से उद्देश्य है कि आपको इन सारे वर्ड से परिचित रहना है, कि आपको देख के नया ना लगे, ठीक है ना। चलिए, अब एक आपका आता है लार्ज सेंटेंस या टेलीग्राफिक स्टेज किसको बोलते हैं। ये 5वीं स्टेज आ जाती है आपकी, टेलीग्राफिक स्टेज लिख करके मिल जाएगा, या फिर लार्ज सेंटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। टेलीग्राफिक स्टेज होती है जिसमें बच्चा सिंपल सेंटेंस बोलने लग जाता है, मतलब 2 से 4 साल का बच्चा होता है वो सिंपल सेंटेंस बोलने लग जाता है। आपको लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, एक बड़ी सी पैराग्राफ में लिख देगा कि आ चिल्ड्रेन कॉल्ड हर मम्मा टू गिव मी अ ब्रेड आई वांट टू ईट, इस तरीके से कुछ लिख करके देगा। फिर पूछेगा कि ये स्टेज ऑफ एक्वायरिंग के किस स्टेज में है, आपको नाम दे देगा 1 वर्ड, 2 वर्ड, या फिर टेलीग्राफिक या फिर लार्ज सेंटेंस। तो आपको पकड़ लेना है कि टेलीग्राफिक, या फिर आपको एज उसकी पूछ सकता है, तो आपको इस चीज से अवेयर रहना है, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस बोलता है टेलीग्राफिक स्टेज में 2 से 4 साल, ठीक है। एक उसके बाद आ जाता है जो अभी पूछा नहीं गया है, इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि मेच्योर स्टेज। अब मेच्योर बच्चा हो जाता है, उसमें ठीक ठाक बात करने लग जाता है, लोगों की रिस्पेक्ट करने, वो 5 साल या उससे अधिक का हो जाता है बच्चा, तो मेच्योर स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज से हो करके एक बच्चा अपने घर के इन्वायरमेंट से जो उनके लोकल लैंग्वेज होती है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, उसको एक्वायर कर लेता है, धारण कर लेता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बढ़ चलते हैं अपना लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में भी पढ़ा था आप लोगों ने भाषा कौशल, मैं साथ में हिंदी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो लैंग्वेज स्किल लिख करके आएगी, ठीक है ना। तो लैंग्वेज स्किल को आपको एक क्रम में याद रखना है, ठीक है ना। वो क्रम क्या है, LSRW से याद रख लो, क्या कि पहला क्या होता है, पहले स्टेज पे क्या आता है, लिसनिंग आता है, मतलब सुनना। दूसरे पे स्पीकिंग आएगा, फिर रीडिंग आएगा, फिर राइटिंग आएगा, ठीक है। ये याद रखोगे बात, कैसे याद रखोगे, LSRW ये सीक्वेंस भी पूछता है, तो आप ये मत कर देना कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये गलत हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी सीक्वेंस में चलता है, कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है, ठीक है ना। अब लेकिन बात यहाँ पे मजेदार ये आती है कि इसमें 2 भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि लिसनिंग और रीडिंग, इनको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। रिसेप्टिव मतलब हिंदी में इसको ग्राह्य बोला जाता है। जैसे बताओ, आपको कुछ सीखना होगा तो कैसे सीखोगे, आप अभी जैसे मेरे से सीख रहे हो ये इंग्लिश, तो कैसे सीख रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो, रिसेप्टिव कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो लिखा हुआ यहाँ पे उसको पढ़ करके कर रहे हो। 2 ही तो लैंग्वेज हुई समझने को आपको, सीखने के लिए। तो आप ग्रहण कोई चीज करते हो, उसी को बस हिंदी समझ, इंग्लिश समझ लो कि रिसेप्टिव स्किल, ठीक है ना। तो रिसेप्टिव स्किल, या फिर इसी को इसका सिनोनिम से लिख के दे देगा कि पैसिव स्किल क्या होती है, आपका आता है लिसनिंग एंड रीडिंग। सुनो और क्या करो, पढ़ो, तभी जाकर के आप पैसिव स्किल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इंग्लिश में ये वर्ड लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये जो 2 बच जाते हैं, एक आपका स्पीकिंग हो जाता है, एक आपका राइटिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग किस में आ जाते हैं, ये आउटपुट से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे मुझे आपको कोई चीज डिलीवर करना है, ये प्रोडक्टिव स्किल भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई चीज आपको डिलीवर करना है भाषा के माध्यम से, तो मैं क्या करूंगा, या तो लिख करके दे दूंगा कि ये लो,
या फिर मैं क्या करूंगा, बोल के बता रहा हूं, जैसे ये दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग नोन एज द आउटपुट लैंग्वेज, या फिर प्रोडक्टिव स्किल भी बोला जाएगा, या आपको क्या लिख दे जाएगा, ये पैसिव था, इसको देखिए सिनोनिम्स याद रखना, कई बार वर्ड बदल देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिव इसको बोला जाता है, एक्टिव स्किल बोला जाता है, ठीक है ना, या एक्सपेंसिव बोला जाता है, खर्चीला मतलब महंगा, ठीक है ना, और रीइंफोर्समेंट भी इसी को बोला जाता है, क्रिएटिव स्किल भी इसी को बोला जाता है। तो ये 4-5 वर्ड में से कुछ भी दे देता है तो आपको वो ऑप्शन टिक करना जिसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग की बात करी गई है, ठीक है ना। अब कर दोगे ऑप्शन, चलो। लेकिन इन जो पॉपुलर है, ये 4 हैं, 4 स्किल पॉपुलर है लैंग्वेज की, ठीक है। कौन, LSRW। कई बार एक बार सीटेट में ये भी इंग्लिश में पूछा गया था कि 5th स्किल के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना 5th स्किल के नाम से जाना जाता है थिंकिंग एंड रीजनिंग को। आपके सोचने और समझने की क्षमता को 5वीं भाषा का दर्जा दे दिया गया, मतलब 5वां कौशल दे दिया गया है। अगर पूछ लेता है कि थिंकिंग एंड रीजनिंग के एज ए स्किल कैसी है, तो 5th स्टैंडर्ड की स्किल में आ गई है। लेकिन आपको 4 में से ही पूछ लेगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना, पर आपको पता रहना चाहिए। चलिए यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब आपका आ जाता है लिसनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन, ठीक है ना। लिसनिंग कैसे कैसे की जाती है। पहली एक लिसनिंग होती है कैजुअल लिसनिंग, ठीक है ना। कैसी लिसनिंग होती है, कैजुअल लिसनिंग, ठीक है ना। तो ये कैजुअल का मतलब, आप लोगों ने एक बहुत रील फेमस हुई थी कि आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब होता है यूं ही, ठीक है। यूं ही का मतलब नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, ठीक है ना, अटेंटिव, ऐसे समझ लेना कि बहुत ज्यादा फोकस्ड ना हो। जैसे आप कई बार होता है ना कि आपका एक आदि दोस्त ऐसा होता है, उसकी बातों को आप एकदम कैजुअलिटी में सुनते हैं, मतलब कि अरे बोल रहा होगा, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये समझ लेना कैजुअल लिसनिंग होता है, ठीक है ना। नॉट वेरी मच अटेंटिव ना, और क्या होता है, डज नॉट नीड टू फोकस, ऐसी चीजों पे जिसके सुनने पे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड ना हो, ठीक है ना। आप इसको कैजुअली मत लेना, मेरी चीजों को तो आपको इंटरेक्टिव वे में लिसन करना है, ठीक है ना। कैजुअल में क्या होता है, कई बार होता है कि पढ़ते पढ़ते ईयरफोन लगा के सो गए, तो आप कैजुअली में हो गए, कैजुअल लिसनिंग कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फोकस नहीं करोगे। तो आपको ना इस तरीके से कोई स्टेंजा लिख के आ जाएगा क्वेश्चन में कि अ चिल्ड्रेन इन अ क्लासरूम लिसनिंग, या फिर नॉट फोकसिंग टू मच, इस तरीके से कुछ भी आ जाएगा। या आपके दोस्त का नाम लिख करके दे देगा कि रमेश से की बातों को नहीं ध्यान दिया जा रहा, इंग्लिश में रहेगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो किसका कौन सा टिक करोगे, वहां पे कैजुअल लिसनिंग को टिक कर दोगे, समझ गए। चलिए उसके बाद जो इंटेंसिव लिसनिंग आता है, एक वर्ड आता है इंटेंसिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है, आप ना चीजों को डीप में सुनते हो। जैसे आप अब पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डीप में सुन रहे हो, आप कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करते हो, किसी पॉइंट पे जाना चाहते हो, ये मतलब होता है इसका। तो इसमें क्या आएगा, ये डीप होता है, और क्या होता है, विथ अटेंटिव माइंड, आपको एक अटेंटिव एक्टिव माइंड से चीजों को सुनना होता है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव लिसनिंग बोला जाता है, ठीक है ना। और क्या है, हाँ, इसमें क्या करते हैं, आपको क्लोज अटेंशन देना पड़ता है, पेइंग क्लोज अटेंशन। तो कोई सा भी ऑप्शन होगा सिनोनिम से ही बदल करके ऑप्शन में देता है, तो आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है। जहां पे भी आपको ध्यान से सुनने की बात आ जाए, अटेंशन दे करके सुनने की बात आ जाए, डीप में लिसनिंग की बात आ जाए, वो सारे किसके पार्ट होते हैं, इंटेंसिव लिसनिंग के, समझ गए। चलो और क्या है, ये क्या लिख दिया, अच्छा फुल कंसंट्रेशन, तो कोई भी वर्ड आ सकता है, आप ऑप्शन में आपको फुल कंसंट्रेशन दे दे, पेइंग अटेंशन दे दे, और डीप में दे दे, विथ अटेंटिव माइंड दे दे, ये सब किस तरीके की लिसनिंग में आएंगी, सारी की सारी इंटेंसिव में आएंगी, इतना समझ गए। चलिए अब एक आपका आ जाता है क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है ना। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। अब क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब होता है, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं ना, तो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं या सुनते हैं, मतलब सुनने की बात है यहाँ पे। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब हो गया कि आप चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और सामने वाला क्या कह रहा है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जो बोला वो सही है या गलत है, ठीक है ना। आप इस पे फीडबैक भी देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव के तौर पे फीडबैक भी देते हैं, ये हमारा आता है क्रिटिकल लिसनिंग पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आपको ऑप्शन के सिनोनिम्स देखने को मिल जाएगी, किस टाइप का ऑप्शन रहेगा आपके ऑप्शन में। हो सकता है कि इंटेंसिव की बात कर दे, ठीक है ना। इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना, ये क्रिटिकल में ही आता है।
ठीक है। आपको फीडबैक बेस्ड लिसनिंग की बात कर दे कि आप सामने अपने दोस्त से बात करके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक निकाल ले रहे हैं, तो आप किस तरीके से उससे वार्तालाप करें, मतलब इतनी हिंदी नहीं, किस तरीके से लिसनिंग कर रहे हैं उसकी बातों का, तो आप क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर आ गए हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है। अब क्या होता है, एक्टिव होकर सुनने के और समझने के वाला काम करना होता है। ठीक है। सामने वाला क्या कह रहा है आपको एक्टिव होकर के एक्टिवली सुनना होता है। जहां पे भी एक्टिवली सुनने की बात आ जाएगी तो टिक कर देना क्रिटिकल लिसनिंग को। समझ गए। चलिए, लिसनिंग के बारे में समझ गए। अब आ जाता है कैजुअल का मतलब होता है यूं ही। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका रीडिंग। ठीक है ना। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के भी कई सारे तरीके होते हैं। इसमें दो आपको विशेष ध्यान देना है। पहला आपका आता है स्कैनिंग और दूसरा आता है स्किमिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि धीरे, स्कैनर कैसे चलता है, यूं धीरे 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 करके पूरा स्कैन कर लेता है, करता है ना। आप लोगों ने कभी फोटोकॉपी की दुकान पे देखा होगा, तो वो एक एक लाइन को पढ़ लेता है। तो आपको वही स्कैनिंग का मतलब होता है कि डीप में स्टडी करना, समझना चीजों को। ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है ना। इन डिटेल रीडिंग का मतलब, जब डिटेल में कोई चीज पढ़ते हैं आप तो स्कैनिंग करते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि अ गर्ल बाई अ टेलीविजन एंड वांट टू सेटअप। ठीक है। अब वो सेटअप करना चाहती है और उसके इंस्ट्रक्शन एक कागज पे लिखे हुए हैं, तो पूछेगा कि वो स्कैनिंग करेगी कि स्कीमिंग करेगी। तो आप बोला स्कैनिंग करेगी। आप सोचो, आपको कंप्यूटर सेटअप करना है, तार कहाँ लगाना है, होल्डर पे क्या लगाना है, कौन सा प्लग कहाँ लगाना है। तो जब आप स्कैनिंग करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तभी तो कर पाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा और आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, स्कैनिंग है या स्कीमिंग है या क्या है। ठीक है ना। तो स्कैनिंग का मतलब समझ गए, धीरे धीरे पढ़ के डिटेल में रीडिंग करना। और क्या होता है स्पेसिफिक, मतलब कि किसी निश्चित होकर निश्चित चीज को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है। तो स्पेसिफिक मीनिंग इससे होता है। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकालना होता है पढ़ करके, तो स्कैनिंग के अंदर आएगा। तो देखिए, कंफ्यूजन कहां होता है, जब आपको कई सारे ऑप्शन की भाषा बदल देता है तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। स्लो, आपको पता है कि इन डिटेल रीडिंग को स्कैनिंग बोलते हैं। अगर उसने इन डिटेल ना लिख करके उसने दे दिया टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अब आपने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके किस में आ जाता है, स्कैनिंग में आ जाता है। ठीक है ना। स्कैनिंग में आपका क्या क्या आ जाएगा, कोई आपका, जैसा मैंने बताया कि कोई टेलीविजन या कोई चीज़ सेट करना चाह रहा है तो वो स्कैनिंग किया जाता है। थीसिस वगैरह स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग मतलब अच्छे से पढ़ी जाती है। रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ा जाता है तो वो भी स्कैनिंग के अंदर आएगा। ठीक है। तो कोई सा भी एग्जाम्पल दे करके 4 ऑप्शन दे देगा। अच्छा, अब दूसरा तरीका होता है क्या, स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है फास्ट रीडिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है। नॉट इन डिटेल, डिटेल में नहीं पढ़ना। जैसे अखबार के ऊपर की हेडिंग पढ़ लिया, बीच में एक दो, अच्छा ठीक है आज मैं इंडिया मैच जीत गई, ऐसे ऐसे, तो ये आपका किस में आ जाता है, स्कीमिंग में आ जाता है। ठीक है। टू गेट जनरल आइडिया, एक मतलब मोटा मोटा सा आइडिया लगाने की बात अगर जहाँ पे आती है, जैसे मेरे सामने अगर कोई किताब आ गई है अचानक से, मोटा मोटा आइडिया लगा, अच्छा ये इस चीज़ पे बेस्ड है, तो उसको हमने क्या किया है, स्कीमिंग किया है उसका। ठीक है ना। इसके एग्जांपल कौन से आगे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया, नॉवेल्स को भी कुछ लोग ऐसे मोटे मोटे तौर पे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्कीमिंग में आती हैं। ठीक है ना। तो अब आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, इन डिटेल। ठीक है ना। क्यों पढ़ना, विथ स्पेसिफिक गोल इन माइंड, आपको पढ़ने का कुछ गोल है। अब मुझे, जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो मेरा कुछ गोल था कि आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैं इंटेंसिव माइंड से पढ़ रहा था, इंटेंसिव रीडिंग कर रहा था, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा हूं, डिटेल में पढ़ा हूं कि मुझे आपको समझाना है। ठीक है ना। इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ा, तो वो इंटेंसिव में आ जाता है, इंटेंसिव रीडिंग मैंने किया है। ठीक है। तो ये समझ गए। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, क्यों इंटेंसिव किस लिए पढ़ी जाती करी जाती है, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए करी जाती है। ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शन आएगा तो आप समझ पाओगे। अच्छा, इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा हो गया, नॉट इन डिटेल, यूं ही पढ़ लो। ठीक है ना। रीडिंग फॉर प्लेजर एंड जॉय, जैसे आनंद लेने के लिए कोई नॉवेल पढ़ लिया, उसमें 2-4 लाइन अगर मिसिंग भी हो जाती है, 1-2 वर्ड इधर उधर भी हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस क्या है, आपका पर्पज है एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना। जैसे नॉवेल पढ़ लिया, पेपर पढ़ लिया, कोई पोएट्री पढ़ लिया, या रास्ते चलते बैनर लगा हुआ है उसको पढ़ लिया आपने, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। अब आप स्कैन थोड़ी, इंटेंसिव रीडिंग थोड़ी करते कि बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसे देख लिया, अच्छा वो हीरो आ रहा है, उसका गाना होने वाला है, ये सब लिखा रहता है। ये सब चीजें किस में आती हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग में आती है। ठीक है ना। तो ये बस वर्ड से वाकिफ रहो, पेपर में वर्ड देख करके आप पकड़ पाओ,
मेरा यही टारगेट है। चलो हमने रीडिंग का समझ लिया, अब हम राइटिंग देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। देखिए राइटिंग करने का भी हमारे कई सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, जैसे कोई चीज़ अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैं थीसिस लिख रहा हूँ, तो मेरी प्रोसेस अप्रोच क्या होगी, कैसे कैसे मैं उसको लिखूंगा, तो कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। पहले हम स्टेप्स को फॉलो करके लिखेंगे, फिर उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, फिर उसकी आउटलाइन पता करेंगे, फिर उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब सब कुछ हो गया एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, कुछ कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है ना। फिर उसके प्रूफ रीडिंग के लिए दे देंगे, या कई बार हम खुद ही प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तब जाकर के कोई चीज़ पब्लिश की जाती है। तो ये होता है राइटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से प्रोसेस में है कौन सा नहीं, या अरेंज करने को दे देगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आएगा कौन सा लास्ट में। तो एक दो मैं बताने की कोशिश करता हूं, समझना ध्यान से। क्या है प्रोसेस अप्रोच में आपका आ जाएगा स्टेप वाइज फॉलो करना होता है हमें कोई चीज़ लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहले कुछ और लिख देंगे बाद में, नहीं, एक स्टेप होता है। जैसे मान लो आप लोग अगर ग्रेजुएशन या मास्टर किए होंगे, आपको थीसिस लिखने को आया होगा, तो आप स्टेप फॉलो करते हो ना कि पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे चलेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है, आउटलाइन तैयार किया जाता है कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। ड्राफ्टिंग किया जाता है, फिर जब सब कुछ हो जाता है तो फिर रिविजिट किया जाता है, फिर से चेक होता है। प्रूफ रीडिंग किया जाता है कि एक बार पढ़ लेते हैं जो लिखे हैं सही है नहीं है, ठीक है ना। या फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाया, जब सब कुछ सही होता है तो फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है, फिर उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाता है। इसके बाद एक शेयरिंग भी आता है, शेयर कर दिया जाता है, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको ना पूछा जाए, तो इसी में से कोई देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया प्रोसेस अप्रोच। एक आता है प्रोडक्ट अप्रोच। जब प्रोसेस अप्रोच होता है, देखो प्रोसेस का मतलब है कि आपको हर एक बात को बारीकी से ध्यान दे करके लिखना है, ये आता है इसके अंदर। दूसरा आता है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आप फाइनल चीज पे फोकस करो ना। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि बस आपको एस्से लिख देना है एक 250 वर्ड में, डजेंट मैटर क्या है, बस आपको लिख देना है, तो आप क्या मुझे बताओ उसमें रूल और नियम या फिर स्पेलिंग किसी पे ध्यान उतना नहीं देगा लेखक, क्या करेगा वो सीधा सीधा आउटकम पे फोकस होगा। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है जो फाइनल चीज होती है, आपको टारगेट पे हिट करना होता है, प्रोडक्ट अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है ना, कि फोकस ऑन आउटकम पे फोकस करना है। देखो मैंने हिंदी में लिख दिया, इसमें तो वो होता है राइटर होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है इसमें, जो राइटर होता है स्टेप्स और स्टेजेस को कम ध्यान देता है, स्टेप्स पे कम ध्यान देता है, फाइनल स्टेज उसको फाइनली कितना वर्ड लिखना है, क्या उसको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या तैयार करना है, उस पर फोकस होता है, ठीक है ना। चलो ये ध्यान रखना। अब देखिए दो वर्ड आते हैं, आपसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग क्या होता है देखो नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं, आप उसी दौरान चीजों को लिखते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा नोट टेकिंग ये हो गया, टीएलएम हो गया, फलाना ढिमकाना, जल्दी जल्दी आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नोट टेकिंग होता है। नोट मेकिंग होता है, ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिटेल में राइटिंग की जाती है। देखो या देखो जो जो आपके ऑप्शन में दिखेंगे वो बता देता हूं। नोट टेकिंग में अगर वर्ड आपका ऑप्शन आ गया कि ड्यूरिंग द लेक्चर, क्या होता है, नोट टेकिंग कर सकते हैं आप। और क्या है, लिसनिंग एंड राइटिंग, आप क्या कर रहे हो, सुने जा, जैसे कई बार होता है ना, स्कूल टाइम का याद करो, टीचर जब बोलते थे हम सुन लिया लिख लिया, सुन लिया लिख लिया, तुरंत के तुरंत लिख रहे हैं, तो ये नोट टेकिंग का काम होता है, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा डेटा पर ध्यान दिया जाता है इसमें, ऐसे याद रखो सिंपल लैंग्वेज। लेकिन जब बात आ गई नोट मेकिंग की, अब आप क्या करोगे, डिटेल में राइटिंग करोगे, ठीक है ना। अब ये होता है आफ्टर द लेक्चर होता है, जो नोट मेकिंग होता है आफ्टर द लेक्चर होता है। जैसे कुछ लोग अगर नोट्स बनाना चाहेंगे, अब पढ़ लिया, अब आप अपनी भाषा में उसको दो चार वर्ड अपने जोड़ करके डिटेल में अपना एक नोट्स प्रिपेयर करते हो, उसको बोला जाता है नोट मेकिंग, ठीक है ना। बाय यूजिंग इन योर ओन वर्ड, आपके खुद के कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाना होता है उसमें, ठीक है ना। अब क्या है, गैदरिंग स्किल होती है, गैदर करने का मतलब बहुत सारी चीजों को गैदर करने का स्किल होती है, जिसको कि बोलते हैं नोट मेकिंग में आता है, ठीक है ना। ये थॉटफुल होता है, ये थॉटफुल होता है, एक विचारों की बात, अपने विचार भी इसमें रखने होते हैं। तो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग समझ गए, ये भी क्वेश्चन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका पूछा जाता है SLA, ये क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा, आप लोग इसको पढ़ो तब तक। देखिए सेकेंड लैंग्वेज मतलब मान लो जैसे इंग्लिश ही हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हो गई, उसको या फिर कोई भी भाषा जो है वो कैसे आप एक्वायर करते हो। तो आपसे पूछेगा कि
जो हमारी मदर टंग है वो हमें सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करेगी? यस, बिल्कुल। हम पहले से जो चीज़ें जानते हैं उसकी मदद से नई चीज़ें आसानी से सीख जाते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चलाना जान रहे हैं तो बाइक चलाना और आसान हो जाता है, तो जल्दी सीख जाते हो। तो वही चीज़ होती है कि प्राइमरी लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आती है देन आप सेकेंडरी लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर लेते हैं। ये हो गया। इस पे देखिए कुछ लैंग्विस्ट भी हुए थे। लैंग्विस्ट का मतलब हो गया भाषाविद, जो भाषा के जानकार हुए थे, उन्होंने अपनी कुछ कुछ थ्योरी दी थी। तो कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन कार्नहेस हाइपोथेसिस क्या है, इनके हिसाब से लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, तो इन्होंने क्या बताया था, एक्विजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। आपको दे देगा एक्विजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग का थ्योरी किसने दिया था, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, स्टीफन कार्सेंस हाइपोथेसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इनका कहना यही था कि एक्विजिशन मतलब भाषा को धारण करना, अर्जन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीखने के। ठीक है ना, तो सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपने आप इन्वायरमेंट से अर्जन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्वतः हो जाता है, हर बच्चे के अंदर ये गुण होता है। ठीक है, एलएडी आपने पढ़ा होगा, एलएडी जो बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, 5 साल तक एक्टिव रहता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए, शायद चॉम्स्की ने दिया था ना। चलिए आज, अच्छा हाँ बता देता हूँ आप लोगों को, अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको भी तैयार करूंगा, आपका माइंड मैप जो है इसका सीडीपी का, तो तैयार रहना आप लोग। ठीक है, मैंने आज रात भर जग के दोनों ही तैयार कर लिया है, कल आपको एग्जाम देना है उससे पहले दोनों मिल जाएगा, आप डिटेल में अच्छे से रिवीजन कर लो। अब क्या हो गया, अगला जो आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। क्या होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस? इनका ये था कि रिलेशन बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा को एक्वायर करना और भाषा को लर्न करने में क्या रिलेशनशिप होती है, ये था किसका, मॉनिटर हाइपोथेसिस कहता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर में भी लैंग्वेज को धारण किया जाता है। जो सेकंड लैंग्वेज होती है कई बार नेचुरली सीख लेते हैं, तो इसका मतलब एबीसीडी मतलब कुछ भी आपके आजू बाजू जो कुछ भी आम बोलचाल की भाषा चल रही है, ठीक है ना, उसे आप बिना ग्रामर थॉट के ही डायरेक्ट उसे अगर एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी एक रूल होता है जिसको बोला जाता है नेचुरल ऑर्डर। ठीक है ना, तो आप नेचुरल तरीके से सीख गए, तो क्या होता है नेचुरल वे में सीख लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को। अच्छा, कई बार ज़्यादा नियम ग्रामर बनाने से बच्चा, अच्छा क्या देखो मैंने लिखा है, ये आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। कई बार बहुत ज़्यादा नियम और क्या कहते हैं कानून और ये रूट, मतलब आपको कि इसके बाद ग्रामर आएगा, हिज आएगा, नेम वर्ड, ये सब कुछ आएगा, रूल बताने से बच्चा कंफ्यूज होता है। उस सिचुएशन में बेहतर होता है नेचुरल लैंग्वेज। तो आपको बोलेगा कि कोई बच्चा है जो शिफ्ट हुआ है इंडिया टू पाकिस्तान या कोई भी नाम दे देगा, और वो वहाँ की लैंग्वेज को ऐसे ही मतलब सीख गया है लोगों से सुन सुनकर, तो वो किस ऑर्डर को फॉलो किया है, आपको ऑप्शन दे देगा नेचुरल ऑर्डर, मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस या बिक्स या ऐसे दे देगा, तो आपको सिलेक्ट करना होता है नेचुरल ऑर्डर से सीखा है वो। ठीक है ना, चलिए दूसरा एक मेथड होता है क्या, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने का, होता है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है वन स्टेप बियॉन्ड हिज या फिर हर करंट लेवल, जिस लेवल पर उसकी सोचने की क्षमता है उससे एक लेवल अधिक की बात करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस में सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ इनपुट का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इनपुट क्या हो सकते हैं, जैसे किसी से सुन लिया, जैसे इंग्लिश सीखना है तो हमने इंग्लिश के गाने सुन लिए, ठीक है ना, तो या फिर हमने इंग्लिश की कोई किताब नोवेल पढ़ लिया, ठीक है ना, या उसके लेकर के कोई समझ या दोस्ती बना ली किसी से, तो ये आता है किसके अंदर, लिसनिंग हो गया, ये इनपुट हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, या रीडिंग इसके अंदर आता है, कंप्रीहेंशन आता है, इंग्लिश वाले वर्ड ध्यान रखो कभी हिंदी में ही लिख के आ जाओ, ठीक है ना। क्या इनपुट हाइपोथेसिस में क्या किसकी मदद लेते हैं हम लोग, लिसन कर लेते हैं, कंप्रीहेंशन कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से सेकंड लैंग्वेज आसानी से सीख जाते हैं। तो ये होता है इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। चलिए, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स एक बच्चा जो है इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, कौन सी हाइपोथेसिस होगी, तो वो इनपुट हाइपोथेसिस होगी, सिंपल सी, कि वो इनपुट की मदद से ले रहा है। अच्छा, अब एक आपका आ जाता है बिक्स। देखिए हिंदी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी। पहले तो बिक्स का पूरा नाम हो सकता है पूछ ले, तो याद रखना बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं इसको। क्या, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना।
इसने ये जो शायद जिम कमिंस ने दिया था, ये पूछा नहीं जाता, अगर पूछ लेगा तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये क्या होता है, बिक्स का मतलब होता है जो हम कहीं खेलने गए दोस्तों यारों के साथ, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल की भाषा, डे टू डे लैंग्वेज को ही बोला जाता है बिक्स लैंग्वेज, ठीक है ना। ये याद रखना, डे टू डे लैंग्वेज आता है, इनफॉर्मल तरीके से इसे सीखा जाता है, प्लेग्राउंड में या स्कूल में जो आम बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है ना। कोई आता है और भाई कैसे हो, ये और कहाँ जा रहे हो, खाए कि नहीं, ये सारी चीजें आती है बिक्स के अंदर आती है, बेसिक इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। चलिए एक आ जाता है कैल्प। कैल्प क्या होता है, CALP, ये होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ जाएगा तो आपको यह ध्यान देना है। कैल्प का मतलब हो गया बिक्स का उल्टा। बिक्स में हमने यूं ही चीजों को जनरल तरीके पे सुन करके सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर कैल्प की बात कर दिया तो आपको कॉग्निशन मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको फॉर्मल सेटिंग की बात कर रहा है, आपको फॉर्मल तरीके से सीखने की बात कर रहा है। आपके ऑफिस में या फिर किसी प्रोफेशनल मीटिंग में ये चीजें इस्तेमाल जो हो रही हैं वो आपके कैल्प की भाषा यूज हो रही है, ठीक है ना। ये एडवांस लैंग्वेज में आ जाता है, जैसे किताबों की लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक्स हो गई, ठीक है ना। इसमें एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है, बुक का रिव्यू होता है, ये सारी चीज़ें कैल्प में आती हैं। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं बुक का रिव्यू करो तो आप उसमें सब कुछ देखोगे ना कि इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है कि नहीं, पहला लेटर कैपिटल है या छोटा, ये सब चीज़ों का जब ध्यान दिया जाता है तो वो आपका किस में आ जाता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि कैल्प आ जाता है, ठीक है ना। ये एकेडमिक भाषा समझने में इस्तेमाल किया जाता है। इतना समझ गए, चलो अभी यहाँ तक कुछ हद तक चीज़ें समझ गए। एक जगह से और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच से, ठीक है ना। हम थोड़ा सा ग्रामर में चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सब समराइज कर सकूँ, ठीक है ना। ये पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच से मतलब आपको पढ़ना होता है अलंकारों के बारे में, ठीक है ना। तो मैं कुछ अलंकार पढ़ाऊंगा आपको जो आपको याद रहने चाहिए एज इट इज, तुरंत कल ही आपको परसों आपको एग्जाम देना है। यहाँ कह रहा है, वैसे कुछ लोग तो बाद में ही पढ़ेंगे तो वो ध्यान देंगे कि भाई आप अपने एग्जाम को टारगेट करना। पहला जो आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच, उसमें आता है सिमली। सिमली को अगर हिंदी में जानना चाहो तो इसको उपमा अलंकार बोला जाता है। अब इसको पहचानोगे कैसे, सिमली में आपको व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, जब हम दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होता है, एक प्राकृतिक नहीं, सुनो, इसमें तो 3-4 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं, बाय यूजिंग वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, लाइक, सो, एज, एटसेट्रा, इस तरीके से कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं दो लोगों की तुलना करने के लिए, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर एक नेचुरल होता है, एक आधुनिक होता है, एक मानव होता है, तो उसकी किसी प्राकृतिक चीज से तुलना की जाती है। पर आपको इसमें ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे तो आप सिमली पे टिक मार देना। जैसे सीटेट में एक बार पूछा गया था कि एज हार्ड एज रॉक, मतलब तुम तो पत्थर की तरफ एकदम कठोर हो, ठीक है ना। एज हार्ड एज रॉक, तो आपकी तुलना पत्थर से कर दी गई है, रॉक से कर दी गई है, लेकिन उसने तुलना करते हुए एज वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। तो ये किस में बोलोगे, सिमली में। ये वर्ड याद ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हो तो ये मेटाफर बन जाता है। अभी मैं वो भी बताता हूँ, समझ गए सिमली का एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल लिए गए हैं आपके सीटेट में पूछे गए एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। सिमली समझ गए, चलो इसमें यही बस ये वर्ड याद रखना, ये आएंगे तो हम ये लगाएंगे। दूसरा, अगर आपको फिर से कंपेयर बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स करना हो विदाउट यूजिंग लाइक एज सोअर, जो यहाँ पे लेटर यूज किए थे, जो शब्द यूज करके आपने तुलना किया था, बिना उनके इस्तेमाल का अगर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मेटाफर। हिंदी में याद रखना रूपक बोला जाता है, रूपक अलंकार। हिंदी क्यों याद रखोगे, यही रखो, मेटाफर, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने कह दिया कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, मतलब ऊंट को ही डायरेक्ट हमने संज्ञा दे दी, बता दिया कि ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, उसको तुलना नहीं किया, ऊंट को मैंने जहाज से तुलना किया नहीं, बल्कि ऊंट को ही जहाज बोल दिया, तो ये मेटाफर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए लाइक एज सो कुछ भी नहीं लगा है। अगर मैं बोलता कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट तो वो बन जाता सिमली, लेकिन मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ये हो गया मेटाफर। ये आपके सीटेट में पूछा गया एग्जांपल है, इसी तरीके से फिर पूछा जाएगा। चलिए यहां तक आ गया।
अगला जो आपका वर्ड आ जाता है, ज्यादा टाइम तो ना, अगला आपका आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मतलब जब आप नॉन थिंग्स, नॉन लिविंग की तुलना लिविंग जैसे बिहेवियर से कर दो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ट्री डांसेस टू एंड फ्रो इन विंड। हवा में पेड़ आगे पीछे नाच रहे हैं। पेड़ नाचते हैं क्या? नाचते तो इंसान है, मानव नाचते हैं ना। मैंने पेड़ को मानव जैसा वर्ड दे दिया, ठीक है ना। तो मानवीकरण हो गया, यानी कि पर्सनिफिकेशन। पर्सन मतलब पर्सन होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया। हमने चीजों को, नॉन लिविंग को पर्सनिफिकेशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया जब कोई नॉन लिविंग लिविंग जैसी एक्टिविटीज से तुलना करवा दे, ठीक है। जैसे एक बार सीटेट में और पूछा गया था कि मून स्माइल्स एट स्टार्स, कि चांद जो है तारों पे मुस्कुरा रहा है। चांद मुस्कुराता है कि इंसान मुस्कुराता है? मैंने चांद को एज ए पर्सन ट्रीट किया है, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। तो बस आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन टिक करने आना चाहिए, वर्ड से आप फेमस मतलब फैमिलियर हो जाओ। अच्छा, अगला आपका आ जाता है एक ऑक्सीमोरान। ऑक्सीमोरान का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें क्या होता है, वर्ड अपोज ईच अदर, एक वर्ड दूसरे के विरोध में होते हैं। जैसे मैं बोल दूं लिविंग डेथ, अरे भैया कहना क्या चाहते हो? लिविंग डेथ का क्या मतलब हुआ? जिंदा भी है मर भी गया, तो विरोधाभास की कंडीशन आ गई ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरान। आप लोगों ने हिंदी में एक पढ़ा होगा, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, वो कहता है ना, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। वो इसी में कंफ्यूज है कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीमोरान में आ जाता है। ये सीटेट में जो पूछा गया था, ये पूछा गया था फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो फेयर है वो फाउल है, जो फाउल है वो फेयर है। फेयर का मतलब अच्छा, फाउल का मतलब वो होता है ना, फाउल हो गया ये, तो वो वाली कंडीशन है। तो ये एक हो गया ना विरोधाभास, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरान। तो इस तरीके से कुछ भी दिखेगा तो आप पहचान करके टिक मार देना, ठीक है। चलो, अगला आपका आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास के, अनुप्रास अलंकार। हिंदी में तो पढ़ा ही होगा कि जिसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो। हिंदी में समझ गए। इंग्लिश में होता है रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स आर कॉन्सोनेंट इन, सॉरी, रिपीटेशन ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट्स साउंड। ये ध्यान रखना, कई बार वर्ड नहीं होता, साउंड, ध्वनि देखा जाता है कि किसकी आ रही है। साउंड अगर इन्हें किसी भी सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो उसे बोलते हैं क्या? एलिटरेशन। एलिटरेशन वर्ड दो बार बोल लो, एलिटरेशन मतलब रिपीटेशन, ऐसे याद रखो। एलिटरेशन मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब एलिटरेशन, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो देखो हिंदी मीडियम में है उनके लिए ही ये इतना जोर दे रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम में है उनको तुरंत समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं ये चीजें, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल जो आपसे 2 सीटेड में पूछे गए थे वही मैंने ले लिया है, डू आर डाई। यहां पे भी देखो डू डाई आया ना, तो एक ही वो आपको क्या सिमिलरिटी लग रही है ना, रिपीटेशन सा लग रहा है। डू आर डाई, ये एग्जांपल हो गया। अगला क्या कह रहा है, माई लॉन इज रेड रोज। रेड रोज, दोनों देखिए एक ही स्वर में आ रहे हैं ना, एक ही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है ना। रेड रोज, रेड रेड मतलब इस तरीके से आर आर की रिपीटेशन हो रही है वॉबल्स की, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हो रही थी, तो वॉबल या कॉन्सोनेंट्स की जब सिमिलर टाइप के साउंड की रिपीटेशन हो तो उसे क्या बोलोगे? एलिटरेशन। रिपीटेशन मतलब एलिटरेशन, पकड़ लेना तुरंत ऑप्शन। चलो, अगला आपका आ जाता है हाइपरबुली। हाइपरबुली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें मतलब क्या होता है, एग्रीगेट करके चीजें बताई जाती है, बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती है। वो हिंदी में एक था ना, राणा प्रताप ने सोचा ही था कि घोड़ा था उस पार, कुछ ऐसे था, तो वैसा वाला कुछ आ जाता है। इसको बोलते हैं क्या? हाइपरबुली, ठीक है ना। तो हाइपरबुली ही तो बोलते हैं ना, हाइपरबुली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, आई सा लॉक्स ऑफ हाउसेज इन अ ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब झलक होता है। कह रहा, ये सीटेड में पूछा हुआ था इसीलिए इसे एग्जाम्पल ये सीटेड लिख देता हूं। आई सा लॉक्स ऑफ हाउसेज इन अ ग्लैंस, मतलब मैंने एक ही झलक में लाखों घर देख लिए। अरे भैया कितना बड़ा तुम्हारा आंख है कि एक ही झलक में पूरा घरे घर देख लिए। तो ये उसने क्या किया, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताया है, तो इसे बोला है हाइपरबोली बोला जाता है। पहचान जाओगे ना जब भी इस तरीके की कुछ चीजें आए कि जो आपको समझना है, समाहित ही ना कर पाओ कि कैसी बात बोल रहे हो, ऐसा कोई कर सकता है क्या, तो वो आपका मतलब है कि वो हाइपरबोली की बात कर रहा है। अब ये अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा फिर से, अगर रिपीट किया सीटेट ने तो हाइपरबोली लगा के आ जाना। चलो, अब देखिए यहाँ तक ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता था, मैंने ये पढ़ा दिया आपको। उसके बाद आपका आता है पोएट्री से थोड़ा बहुत आता है, छोटे छोटे, देखो मैंने टर्मिनोलॉजी बस यहाँ पे लिखा है, आपको अगर वर्ड ध्यान में आ जाएगी इसकी हिंदी क्या होती है तो शायद आप रिलेट कर पाओ, जो हिंदी मीडियम के, ठीक है ना। अच्छा,
पोएट्री क्यों पढ़ी, आप क्वेश्चन आ जाता है वाई रीड पोएट्रीज। पोएट्रीज पढ़ने का मतलब क्या होता है, अर्थ निकालने का दे देगा, टू फाइंड आउट दी मीनिंग्स ऐसे देगा, तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें दे देगा कि फॉर इंजॉयमेंट, फॉर एप्रिसिएशन, तो मतलब आप जस्ट फॉर फन के लिए, जॉय के लिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका जो पर्पज होता है पोएट्री पढ़ने का, जॉय एंजॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है। किसी को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि नहीं सर ये तो वो होता, लास्ट मोमेंट में आपको बस रिवीजन करवा रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो इग्नोर करके सही वाला सीख के चले जाना, पेपर बस पास करके आ जाओ कैसे भी करके। आप लोगों की डिमांड पे ही मैं इंग्लिश लेके आऊँ, मैं मैथ साइंस ज़्यादा कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए पोएट्री समझ गए। क्या ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसके लिए पोएट्री करी जाती है, पढ़ी जाती है, तो आप उसमें ऑप्शन था जॉय, तो जॉय सेलेक्ट कर लेना, इंजॉयमेंट है तो इंजॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड में बता देता हूं, उनकी हिंदी बता देता हूं जो वहां पे लिखे हुए देखने को मिलेंगे आपको। इपिक लिखा का मतलब होता है काव्य, इपिक का मतलब होता है काव्य, काव्य का मतलब होता है हेरोइक डीड्स, हेरोइक डीड्स का मतलब जैसे रामायण पढ़ना हो गया, ये भी तो रामायण एक काव्य है ना, तो रामायण पढ़ना, ये सारी चीजें इपिक्स में आ जाता है। अगर कह देता है फॉर रीड अ पर्सन रीडिंग द रामायणा, या फिर अ पर्सन रीडिंग द महाभारत बुक या गीतास, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, इपिक्स है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे पोएट्री, इपिक्स, सोनेट, तो आप बोलोगे क्या, इपिक्स है, समझ गए। सोनेट का मतलब दोहा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख देगा कि कबीरदास इज क्या थे, सोनेट लिखते थे, आपको दे देगा पोएट्री, इपिक, ओड, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सिलेक्ट कर लेना क्या, सोनेट। सोनेट मतलब दोहा होता है, ठीक है ना। एक होता है ELEGY, एलिगिक करके बोलते हैं, जिसको शोक गीत बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो इग्नोर मारना, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब होता है शोक गीत से, ठीक है ना। ODE लिखा मिल जाएगा तो कसीदे पढ़ना होता है, जैसे स्टैंजा होता है वो ना, था कि शादी या वैसी कोई फंक्शन होता है उसमें कसीदे पढ़े जाते हैं, लय और उसका पता नहीं मिक्सर किया जाता है, ठीक है ना। तो OD का मतलब कसीदे पढ़ना होता है, ये याद रखना। अब थोड़ा सा और रह रहा था इवैल्यूएशन एंड, उसके बारे में वो समझ लेते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन के अंदर दो चीजें आती है, क्या, असेसमेंट और क्या होता है, मेजरमेंट, ये दोनों ही आते हैं इवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन में अंतर, या असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है आप किसी, मैं हिंदी में समझाता हूँ तो जल्दी समझ जाओगे, किसी बच्चे से फीडबैक लो कि वो कितना सीखा, कैसे सीख कैसे रहा, इसमें कैसे होता है। असेसमेंट ये पता करता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या रह गया है, ठीक है। और इवैल्यूएशन में होता है कितना सीख गया, कितने % सीख गया, ये इवैल्यूएशन से मतलब हो गया, ठीक है ना। तो आपको असेसमेंट के अंदर क्या क्या होगा, फीडबैक एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे बात करता है ये। वहीं इवैल्यूएशन बात करता है ऑब्जेक्टिव सेट या फिर अट्रैक्टिव पे बात करता है, ऑब्जेक्टिव्स पे बात करता है, सिंपल सा, ठीक है ना। ये देखिए असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, जब आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में क्विज करा ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट करा ले रहे हैं, तो ये सब असेसमेंट में आता है। लेकिन आपका जो इवैल्यूएशन होता है एंड ऑफ द क्या होता है, टीचिंग होता है, ये एंड ऑफ द टीचिंग होता है, पढ़ाने के लास्ट में आता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है। इसमें हम बच्चे जो असेसमेंट करने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि बच्चे को क्या कमी रह गई है वो जानने की कोशिश करते, वो असेसमेंट होता है। अगर इवैल्यूएशन के जजमेंटल होता है कि हम जज करते कौन पास हुआ कौन फेल हुआ है, तो वो जजमेंटल इवैल्यूएशन हो गया। अगर हम ये देखें कि अच्छा तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तुम्हें हिंदी में दिक्कत आ रही है, तुम्हारे इसमें मार्क्स कम ऐसा हो रहा है, वो असेसमेंट हो गया। तो इस तरीके की बातें होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। ये सबमिटिव भी होता है और एक होता है एंड में, सबमिटिव का मतलब होता है परीक्षा के अंत में, साल के अंत में, ये होता है, ठीक है ना। 3 वर्ड ये याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लास्ट पे पहुंचने वाले। कह रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर फॉर लिखा हुआ है तो ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, ठीक है ना, सिखाने के दौरान। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो सिखाने के दौरान हो गया, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, फॉर हो गया। एक आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होता है सबमिटिंग, कि आपने कितना सीखा, बाद में आपको पता कर ले, एंड पे जा करके यहाँ पे एंड लिख लेना कि मान लो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आपका रिजल्ट आया, एंड में पूछा कि भैया कितना रिजल्ट आया, 100 150 में कितने नंबर लेके आए, तो इसका मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, जो आपने सीखा है एंड में उसका हमने निचोड़ निकाला, ऑफ लग गया तो, ठीक है, ऑफ हो गया। एक बीच में अगर एज लगा दिया तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब हो गया सेल्फ
खुद से अपना आकलन कर लो कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो ये जो आप अपना असेसमेंट कर रहे हैं तो आप असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं, खुद अपना ओन, खुद से अपना जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 आएगा, ये समझ लेना। चलिए बस थोड़ा सा और रह गया, इसको खत्म करते हैं, फिर आपका वो बचा है CDP का, अभी मैं उसको भी बना करके 1 घंटे बाद उसको भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग का क्या मतलब होता है, एक वर्ड आपको सी ऑप्शन पे दिया रहेगा, यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज अ रिसोर्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में पढ़ाने के लिए एक से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करना ट्रांसलैंग्वेजिंग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी इसकी होती है बहुभाषावाद, ठीक है ना, हिंदी नहीं रहेगा, इंग्लिश में इंग्लिश आएगा। तो ये क्वेश्चन लिख के आएगा व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग, तीसरे सी ऑप्शन पे लिखा होता है, ये इसे टिक मार देना, ठीक है ना। पर जो लोग डिटेल में पढ़े अपना समझ के लगाना, ठीक है। अच्छा, 3 लैंग्वेज फार्मूला जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें क्या होता था कि इसमें यह कहा गया है कि बच्चे को 3 बेसिक भाषाएं को सिखाया जाता है, ठीक है ना। उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे उसकी मदर टंग में कराओ, रीजनल लैंग्वेज में कराओ, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाओ, उसको भोजपुरी जानता है तो भोजपुरी में पढ़ाओ। ये होता है 3 लैंग्वेज का पहला। सेकेंड लैंग्वेज में आता है कि इंग्लिश या फिर कोई और यूनिक मॉडर्न लैंग्वेज को सिखाओ उसको, क्या इंग्लिश या फिर अदर कोई मॉडर्न यूनिक लैंग्वेज को सिखाओ, ये दूसरी भाषा हो गई। 3 लैंग्वेज फार्मूला में तीसरी लैंग्वेज क्या आती है आपकी, वो आती है कि विच इज नॉट यूज्ड इन सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ना पढ़ाई गई हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज, उसको पढ़ा दो। तो ये 3 लैंग्वेज हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी में कोई इंग्लिश या कोई, उसको अगर इसमें जो यूज हो गया उसको थर्ड में मत लाना, थर्ड में कोई और पढ़ा दो। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला कहना चाहता, जॉन डीवी ने शायद दिया, हाँ आई एम राइट, तो जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए सेकेंड लैंग्वेज सीखने के कुछ और मेथड है, जल्दी जल्दी बता देता हूं, ये भी आते हैं तो समझ लो। कह रहा है एक होता है बाइलैंग्युअल मेथड। बाइलैंग्युअल मेथड का मतलब होता है इन दिस मेथड यूज मदर टंग टू हेल्प लर्न सेकेंड लैंग्वेज। जैसे मान लो मुझे हिंदी आती है तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख लिख करके आपको इंग्लिश भी सिखाया या सीखा, तो अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखने में पहली लैंग्वेज की मदद ले रहे हो तो उसके बोलते हैं टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ बाइलैंग्युअल मेथड, ठीक है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रभाव, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइमरी लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जब आप सेकेंडरी सीखते हो, ये हो गया। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ओरल और ऑरल। ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग और ऑरल का मतलब होता है लिसनिंग। तो कुछ भाषाएं हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज को बोल करके सुन करके सीख लेते हैं, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, एक आता है आपका तीसरा मेथड लैंग्वेज इमर्जन मेथड। लैंग्वेज इमर्जन का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से आपको इमर्ज कर दिया जाए। जैसे मैं ले जाकर के आपको अमेरिका में छोड़ आऊं, आप पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में ही डूब गए हैं, इमर्ज हो गए हैं, तो अब आप अपने आप मजबूर हो जाएंगे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज इमर्जन मेथड। मतलब आपको इमर्ज कर दिया गया, डुबो दिया गया। जैसे ये पानी है, किसका पानी है, लैंग्वेज 2 का, जो आप सीखना चाह रहे हैं, उसमें आपको 24 घंटे के लिए छोड़ दूं दिनों रात, तो आप अपने आप ही सीख जाओगे। ये होती है लैंग्वेज इमर्जन मेथड। तो कंफ्यूज मत होना, ये सीख गए आप। अब देखिए सिंपल सा, जब आपको पैराग्राफ सॉल्व करना होता है या कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन गया कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच से मतलब होता है होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। होल टू पार्ट मतलब एक ऐसे पूरा का पूरा, फिर उसके बीच के पैराग्राफ एनालिसिस, फिर पैराग्राफ के अंदर फ्रेज के एनालिसिस, फ्रेज के बाद छोटे छोटे वर्ड को समझो, वर्ड के बाद लेटर्स को समझो। ये आ गया टॉप टू डाउन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है बॉटम टू अप अप्रोच। इसमें सबसे पहले क्या होता है, छोटी चीज को पकड़ा जाता है, पार्ट से होल की तरफ चलते हैं। पहले लेटर आपने पढ़ा, लेटर से आपने वर्ड बनाया, वर्ड से आपने सेंटेंस बनाया, सेंटेंस से आपने पैरा बनाया, पैरा से आपने एस्से तैयार कर लिया। तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना। तो 2 अप्रोच होती है, ये समझ लेना। और पैराग्राफ करते टाइम भी इन अप्रोच का आप इस्तेमाल करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया अगर यहाँ तक पढ़ लिए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और 1-2 जूनियर तक ये चैनल जरूर पहुँचा देना। पूरी रात आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ इंग्लिश का माइंड मैप और CDP का, ठीक है ना। आप लोगों ने इतनी डिमांड ही कर दी इतना, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यारे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, हमें तुरंत दूसरी वाली तैयार करना है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डरना नहीं है, पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।